हाय फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं कि कुछ डेवलपमेंट के स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की। क्योंकि हमें ये पहले पता लगाना होगा कि कैसे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना डेवलप हुए। ठीक है, तो उसी के बाद से हम अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर ये धीरे धीरे जो चाइना है वो इतना ऊपर कैसे पहुंच गया। और जैसे कि पाकिस्तान की तो हालत बहुत बुरी चल रही है, उनके आवाम को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो इनकी हालत ऐसे हुई कैसे। ठीक है, तो इससे आपको एक क्लियर विजन भी मिल जाएगा। और आप जो है, आप फ्यूचर हो इंडिया के, तो फिर इंडिया के फ्यूचर हो तो फिर आपको तो ये कुछ पता होना ही चाहिए कि हम डेवलप कैसे हुए थे और हमें डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारी बात आई थी कि इंडिया और पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में। बस एक दिन की क्या, एक रात की फर्क रह गई थी। ठीक है, और चाइना जो था वो हमारे बाद इंडिपेंडेंट हुआ था 1949 में। ओके, हम उनसे पहले 2 साल पहले इंडिपेंडेंट हो गए थे, हमारे बाद वो इंडिपेंडेंट हुआ। फिर भी जो चाइना था वो, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया, तो यही उनकी स्ट्रेटेजी को हम जानने वाले हैं इसमें। तो हमारी जो इंडिया की, चलो इंडिया ने हमारा क्या किया। तो इंडिया ने सबसे पहले पहले तो ये चीज़ समझ लो कि ये तीनों ने, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने सेम स्ट्रेटेजीज अपनाई थी। फिर उसके बाद क्या मोड आया, तो इन्होंने सबसे पहले सेम ही चीज़ किया था, तीनों ने सेम स्ट्रेटेजीज अपनाई थी डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने 5 ईयर प्लानिंग को अडेप्ट किया था। इंडिया ने सबसे पहले प्लानिंग को अडेप्ट किया था 1951 में। 1951 में इंडिया ने अडेप्ट किया, चाइना ने उसी के 2 साल बाद मतलब 1953 में अडेप्ट किया, और पाकिस्तान में उसके 3 साल बाद मतलब कि 1956 में अडेप्ट किया था ये 5 ईयर प्लानिंग। तो 5 ईयर प्लानिंग, पहले बात तो ये समझ लो कि चाइना में 5 ईयर प्लानिंग को 5 ईयर प्लानिंग बोला जाता है, और वो इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग को 5 ईयर प्लानिंग बोला जाता है। लेकिन जो पाकिस्तानी देख रहे हैं तो उनको ये पता नहीं होगा कि 5 ईयर प्लानिंग उनके आवाम में, मतलब उनके देश में ये 5 ईयर प्लानिंग को मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लानिंग बोला जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाए जो पाकिस्तानी देख रहा है। तो फिर अब आगे चलते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने पब्लिक सेक्टर को, तीनों ने ही पब्लिक सेक्टर को बहुत सपोर्ट किया। पब्लिक सेक्टर मतलब कि जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, तो तीनों ने यही किया। अब देखो कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया की स्ट्रैटेजीज क्या थी। इंडिया की स्ट्रैटेजीज काफ़ी मिलती जुलती थी पाकिस्तान की, तो मैं पाकिस्तान की बताने से अच्छा इंडिया की बता दूंगी, तो आपको एक क्लियर विजन मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम चाइना की बताऊंगी, फिर उसके बाद हम तीनों को कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो इंडिया की जो डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी थी, उन्होंने क्या किया कि मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। इंडिया ने और पाकिस्तान दोनों ने यही किया था। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स इकोनॉमी होता है कि हम सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, मतलब कि हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मिला के इकोनॉमी बनाएं, कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलके एक वो अपना इस्टेब्लिश करें अपना रूल, और फिर वहाँ से उन्होंने जैसे कि काम करना स्टार्ट कर दिया। एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक साथ मिलके इकोनॉमी में सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ग्रीन रिवोल्यूशन कराया था, जिसके कारण जैसे कि पंजाब, हरियाणा, इन जैसे स्टेट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। लेकिन इसकी भी डिसएडवांटेज हैं, लेकिन मैं इसमें बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्रीन रिवोल्यूशन आया एग्रीकल्चर सेक्टर में। हम टर्सरी सेक्टर में हमने क्या किया कि हमने हैवी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप ये सोचो कि हैवी इंडस्ट्री क्या होता है। तो हैवी इंडस्ट्री होता है कि हम आयरन और स्टील की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने लग गए। तो जब हमने आयरन और फिर वो स्टील की इंडस्ट्री को इंक्रीज किया तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। उस टाइम टाटा का नाम बहुत ज़्यादा जाने माने में आ रहा था, क्योंकि ना उन्होंने सबसे पहले ये आयरन एंड स्टील कंपनी को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हमने आयरन और स्टील को ही क्यों किया। तो उस टाइम पे यदि 1947 की बात करूँ तो उस टाइम के बाद हमने कोई इंडस्ट्री को, बाहर की फॉरेन इंडस्ट्री को अंदर आने से रोक के रखा था। पहली बात तो ये क्लियर है, हमने तब तक कुछ नहीं किया था। लेकिन हमें क्या करना था कि हमारे अंदर की कंट्री के अंदर के जो डेवलपमेंट के लिए हमें आयरन और स्टील की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है। और सेकेंड ये बात है कि हमें अंदर, हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना था। और आयरन और स्टील की प्रोडक्शन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही आयरन पाया जाता है और आयरन से स्टील बनता है। और अब देखो, हमने 1990 में
हमने एडप्ट किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि हमने फॉरेन की इंडस्ट्री को इंडिया में आने के लिए अलाउ कर दिया कि हाँ आप भारत में आके अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हो, हाँ अपनी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हो। तो उसके बाद से 1990 के बाद से हमारी जो पब्लिक सेक्टर थी वो थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होने लगी, उस पर बर्डन आने लगा। मतलब कि क्या होने लगा कि जो जैसे कि मैं हूँ, मैंने एक छोटी सी कंपनी खोली और मेरी अच्छी कंपनी चल भी रही है, लेकिन जब मेरे साथ कोई बाहर के नेशन का आ गया, कोई बड़ा सा कंपनी आ गया, तो हमारे बीच में कंपटीशन होगा। और मैं एक छोटी सी ट्रेडर हूँ, यदि मैं किसी की भी चीज़ कर रही हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बेच रही हूँ, तो मैं एक छोटी सी ट्रेडर हूँ और मैं उसके साथ कंपेयर नहीं कर पाऊंगी। यदि मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगी तो मेरा जो जॉब है, मैंने जो इंडस्ट्री खोली है, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, वो टूट के गिर जाएगा। तो यही सेम सिचुएशन उस टाइम डेवलप हो गया था कि जो छोटे छोटे कंपनीज थे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्डशिप हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेन की इंडस्ट्री इंडिया में आने के कारण उनसे जो इंडिया के जितनी भी कंपनीज थी, छोटी छोटी कंपनीज थी, वो डाउन होती गई। धीरे धीरे उनकी जो प्रोडक्ट थी, उनकी जो बिक्री थी, वो थोड़ी थोड़ी कम होती गई और बड़े जो बिजनेसमैन थे वो ग्रो करते गए। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो पुअर थे वो और भी पुअर होते जा रहे थे और जो रिच थे वो और भी रिच हो रहे थे। लेकिन इसके लिए भी हमारे जो गवर्नमेंट ने उस टाइम भी बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि वो हम कभी और देखेंगे। अब मूव ऑन करते हैं कि चाइना के साथ क्या हुआ। ठीक है, अब देखो चाइना के साथ क्या हुआ। तो चाइना ने हमसे बहुत अलग इकोनॉमी को अपनाया था, मतलब कि उसने कमांड इकोनॉमी को अडोप्ट किया था। कमांड इकोनॉमी में क्या होता है कि कमांड इकोनॉमी में एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है कि जो गवर्नमेंट है उसी के हाथ में सारे पावर्स आ जाएंगे, मतलब कि जितने भी पावर है कंट्री के वो सारे गवर्नमेंट के पास होंगे। और गवर्नमेंट जो कहेगा कि इस स्टेट में ये बनना है और इस स्टेट में ये नहीं बन सकता, इतने जन को, जैसे कि इतने जन को जॉब्स देना है या इतने जन को जॉब नहीं देना, वो सारा डिसाइड वही करता था। और यहाँ तक कि जितने भी, जैसे कि गेहूं को बेचना है तो उसकी जो मार्केट प्राइस वही डिसाइड करता था कि इतने रेट पे ही बेचा जाएगा। हर चीज़ का, प्रोडक्ट का रेट जो था उसी के द्वारा ही लगाया जाता था। तो ये था कि कमांड इकोनॉमी में आता था और इसी को ही अडॉप्ट किया था चाइना ने। तो चाइना के इस एडप्शन के बाद क्या हुआ कि जो स्टेट है उनको सुपीरियर बना दिया गया, मतलब कि स्टेट के हाथ में ज़्यादा पावर हो गया। जो सेंटर था, गवर्नमेंट, मैंने बोला कि गवर्नमेंट के हाथ में पावर आएगा, तो स्टेट के जो गवर्नमेंट थे उनके हाथ में ज़्यादा पावर्स आने लगे। इसमें क्या होता था, जैसे कि हमारे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता था, लेकिन इनके पास क्या था, स्टेट के पास ज़्यादा, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आने लगा। ये जो थे कि ये रिसोर्सेज, उनकी जो स्टेट का जो रिसोर्सेज है वो किस टाइप से कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं के अंडर में आ गया कि हाँ ये जो रिसोर्सेज है हम इधर यूज़ करेंगे, जो मिनरल्स मिल रहे हैं हम बेचने के लिए यूज़ करेंगे, कंट्री के डेवलपमेंट ज़्यादा हम बेचेंगे इसको या एक्सपोर्ट करेंगे, या हमें जिस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है हम इम्पोर्ट करेंगे। तो उनके जो सारे पावर, सारे राइट्स थे वो सारे स्टेट के पास चले गए और वही डिसाइड करते थे कि क्या प्रोड्यूस होगा और कब प्रोड्यूस होगा और किस तरह से प्रोड्यूस होगा। तो ये जो था, इनकी जो बहुत ज़्यादा ही लंबी हिस्ट्री चल रही थी, मतलब कि इस टाइम पे बात यदि हम करें कि कैसे उनकी जो नेशन डेवलप होने लगा, तो वो मोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ध्यान से सुना कि हमारे में क्या गलती हुआ था और चाइना ने उस गलती को क्या किया था और हमारे में वो गलती सही साबित हुआ या फिर गलत। ठीक है, तो ये जो बात है प्री वो 1978 से और पोस्ट 1978 तक की बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि 1958 में क्या हुआ। 1958 में उन्होंने अडॉप्ट किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट किया था। और हमने कब इंडस्ट्रियलाइजेशन अडॉप्ट किया था, हमने 1990 को इंडस्ट्रियलाइजेशन अडॉप्ट किया था, मतलब कितने बाद, हमारे जो उनके लगभग समझ लो 22 ईयर के बाद हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट किया। तो तब देखो कितना बड़ा डिफरेंसेस आ गया, कितना बड़ा लूप आ रहा है कि इन्होंने 1958 में इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटल कर दिया था और तब तक उनके जो लोग थे वो, उनको जॉब्स मिलने लग गई थी धीरे धीरे। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो जॉब तो मिलेंगी और कंपटीशन बढ़ने के कारण इसके सिर्फ डिसएडवांटेज ही नहीं है, इसके थोड़े बहुत एडवांटेज भी हैं कि हाँ, कंपटीशन बढ़ने के कारण क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने लगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने के कारण जो उनकी जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ भी रहा है तो उनको जो टैक्सेस है वो तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह से मिल ही रहा है। तो ये उन्होंने सबसे पहली चीज़ किया कि उन्होंने, जैसे इंडिपेंडेंस हुए थे 1949 को, उन्होंने 1958 को
इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे इन्होंने बड़ी बात क्या की है कि इन्होंने इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड क्लासेस में लगाया, बैकवर्ड जगह में, जैसे कि गांव में, विलेज में और रूरल एरिया में लगाना स्टार्ट कर दिया कि हाँ इधर लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहता हमारे जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया और कुछ वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को थोड़ा बहुत इग्नोर करने लगे। इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री को लगाया भी लेकिन एग्रीकल्चर के सेक्टर के साथ, मतलब कि दोनों को बैलेंस करके चले कि हाँ वीट प्रोड्यूस होगा तो वीट सीधे जाएगा इंडस्ट्री को, वीट जो भी गेहूं प्रोड्यूस होगा उसको वो आटा को वो इंडस्ट्री बनाएगा और इंडस्ट्री डायरेक्टली पब्लिक तक भेजेगा। तो ये सारी जो पावर थी तो गवर्नमेंट के अंडर में थी और ये सारे डिसीजन भी गवर्नमेंट लेता था। इनमें बहुत ज़्यादा ही लोगों को जॉब मिलने लगा और ऐसी बात नहीं थी कि कोई एग्रीकल्चर में जा नहीं रहा था, क्योंकि इनका जो इनडायरेक्टली ये एग्रीकल्चर को ही हेल्प कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, और इंडस्ट्रियलाइजेशन उनको बहुत ज़्यादा डेवलप भी करने में हेल्प कर रहा था। और इस टाइम इनके बाद से, जैसे इसके टाइम के बाद से इन्होंने पब्लिक सेक्टर को भी हेल्प किया और साथ साथ में इन्होंने कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा सा हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। और 1980 सेंचुरी तक इन्होंने डी नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि इन्होंने क्या क्या किया, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे उनको धीरे धीरे करके प्राइवेट करना स्टार्ट कर दिया। पहली बात तो कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि प्राइवेट उन्होंने किया क्यों, जब सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में था उन्होंने प्राइवेट किया क्यों, क्योंकि प्राइवेट में रहने से करप्शन सबसे कम होता है एज कंपेयरिंग टू द पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है कि गवर्नमेंट उनको पे करती है तो फिर जो लोग होते हैं वो आलसी बनते जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स एज कंपेयरिंग टू द प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ज़्यादा उनमें डिफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पब्लिक वो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को गवर्नमेंट पे कर रही है, उनको कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए क्या करे कुछ भी फर्क नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कोई हेड ही नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि उनको कोई और पैसा दे रहा है, यदि वो देखेगा कि जो टीचर है वो काम नहीं कर रहा है तो उनको पैसे नहीं मिलते। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हर बार जो प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स या प्राइवेट स्कूल के बच्चों की ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है और ज़्यादा अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए जितने भी अमीर लोग होते हैं, जितने भी अच्छे लोग होते हैं, ये ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमारे में करप्शन को कम करने के लिए हमें टीचर्स को प्रमोट करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि नहीं आपको पे किया जा रहा है आपके वर्क के कारण। यदि हम ये माइंड सेट करके रखेंगे कि हाँ जो टीचर्स है वो भी अच्छे से पढ़ाए और बच्चे भी अच्छे से उसको गेन करें, तो शायद हम भी, हमारे नेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कोई प्रॉब्लम भी अभी नहीं हो रही, क्योंकि ना हमारे अभी भी धीरे धीरे सारे जॉब जो है वो प्राइवेट ही हो रहे हैं। अब हम भी एडप्ट करें प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि बहुत लेट ही किया लेकिन हमने किया। और अभी देखो हमारा नेशन जो है वो धीरे धीरे कितना इम्प्रूव कर रहा है, इम्प्रूव के साथ साथ वो कितना डेवलप कर रहा है। उस टाइम पे यदि मैं आपको और भी आगे बताऊँ तो आप पता चल जाएगा हमारी जो स्टेज थी, हमारी जो सिचुएशन थी वो किस टाइप की थी। मेरे हिसाब से आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हमारी क्या क्या हमारी डिफेक्ट थी या हमने क्या गलती की थी, और हम अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें और हम भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव के साथ डेवलप कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम एक टाइम आएगा कि हम डेवलप्ड कंट्री में आ जाएंगे। ठीक है, अब चलो ये छोड़ो, हम देखते हैं कि अचीवमेंट क्या हुआ, कि इन स्ट्रैटेजी के कारण किस कंट्री को फ़ायदा मिला और कितने ने इनको लॉस हुआ, कितने को लॉस हुआ। ठीक है, उस टाइम में भी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतना भी नहीं था कि हम चाइना से ज़्यादा पॉपुलेशन, तो चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उस टाइम में भी, और उसके बाद आता था इंडिया। ठीक है, लेकिन एक और प्रॉब्लम थी कि जो चाइना है वो एज कंपेयरिंग टू द इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसका बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो इनके जो होते हैं ना डेंसिटी, कि इतने एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो एज कंपेयरिंग टू इंडिया उनमें कम थे। मतलब कि हमारे जगह में हम बहुत ज़्यादा ही डेंस टाइप के रहते थे। जैसे आपने स्लम्स देखा होगा कि लोग जॉब ढूंढने के लिए सिटी में आ जाते हैं और वो स्लम्स बन के रह जाते हैं जहाँ की उनके पास खुद की ज़मीन रहती है। तो एक एरिया में बहुत सारे लोग जब एक जगह में रहने जाते तो उसे ही हम बोलते हैं कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो चाइना में लो डेंसिटी पॉपुलेशन थी एज कम्पेयर टू इंडिया और पाकिस्तान में हमारे से भी ज़्यादा थी। और भी एक बात है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमारे से कम है तो इसलिए वो मैनेज कर लेते हैं। जो चाइना में लो डेंसिटी थी
ये पॉपुलेशन की, इसलिए उनकी जो रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल होता था। लेकिन जो भारत में बहुत ज़्यादा ही डेंसिटी में रहते थे, यहाँ इस जगह में बहुत ज़्यादा ही लोग रहते हैं, तो उनको खाने के लिए, उनकी रहने के लिए, उनकी जैसे कि पानी, ये सारे जो बेसिक नीड के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा ही रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ता था, जिससे हमारे जो रिसोर्सेज थे उनमें भी ज़्यादा स्ट्रेस आने लग गया। लेकिन चाइना ने इसको भी कंट्रोल करने की किया क्या कि 1979 में इन्होंने एक वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया कि हाँ, वन चाइल्ड पॉलिसी होगा कि बस एक ही बच्चा हो। फिर इसके बाद टू चाइल्ड पॉलिसी हुआ, फिर उसके बाद थ्री चाइल्ड पॉलिसी भी होने वाला है या फिर हो चुका है, क्योंकि बात तो ये आ रही थी कि चिल्ड्रन डे के दिन उनको थ्री चाइल्ड पॉलिसी भी दे दिया था कि हाँ, थ्री चाइल्ड पॉलिसी भी होगा। लेकिन अभी जो मैं 1979 की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम में वन चाइल्ड पॉलिसी एडॉप्ट किया गया था कि एक ही चाइल्ड होगा एक ही फैमिली में, यही, और उसी को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके कारण उनको थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ, उसको पॉजिटिव इफेक्ट दिखा। और जैसे कि पॉपुलेशन तो कम नहीं हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो फिर लेकिन इनकी जो रिसोर्सेज थी उनमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल आने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि चाइना और पाकिस्तान की यदि हम कंपैरिजन करें, तो इन दोनों की अर्बनाइजेशन मतलब कि जो गांव को शहर में बनाने में और शहर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा, इन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप किया इंडिया के कंपैरिजन में। लेकिन अभी देखो, अभी हमारे इंडिया में गांव कम, शहर ज़्यादा बन गए। शहर क्या, टाउन्स बन रहे हैं, धीरे धीरे जो विलेज है वो डेवलप होकर टाउन्स बन रहे हैं, अच्छी रोड बन रही है, अच्छे स्कूल्स बन रहे हैं, अच्छे वो हॉस्पिटल, हर चीज़ की प्रोवाइड गवर्नमेंट करवा रही है। तो इसीलिए हमारा जो नेशन है वो भी बढ़ रहा है। उस टाइम की बात करें तो जॉब की अपॉर्चुनिटी भी भारत में बहुत कम थी, क्यों ना जॉब हमने उस टाइम पे, मैं उस टाइम की बात करूँ 1990 के बाद, तो खुद की इंडस्ट्री रहती थी और खुद जैसे कि हैंडक्राफ्ट के लोग थे और इंडस्ट्री आई नहीं थी उस टाइम तक, तो हमारे पास जॉब की भी अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, पैसे की भी डिमांड ज़्यादा थी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मैं डिफेक्ट बता रही हूँ इंडिया की, तो एक चीज़ बताऊँ कि हमारे इंडिया ने उस टाइम में कोई गलत काम नहीं किया था कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्यों नहीं अडॉप्ट किया था, इसके पीछे भी कुछ रीज़न था। तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था कि उन्होंने वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया नहीं था। तो इनके पीछे यही कारण रहा था कि जो वो चाहते थे कि जितने भी हैंडक्राफ्ट थे, जितने भी जो हाथ से अपने सामान बनाते थे, जितने भी मैट्स बनाने वाले लोग थे, वो अपने को एक मैनेज कर सके। इतने सालों से, 200 साल से जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, तो 200 साल में उन्होंने हमारी को पूरी तरह खोखला कर दिया, हमारे कल्चर को ले गए, हमारे हर चीज़ को डिस्ट्रॉयड कर दिया। हम फिर से वो रिगेन कर पाएँ, इसीलिए हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर पहले, फिर इंडस्ट्री सेक्टर को हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कब आए। तो 1990 तक हमने बस हैंडक्राफ्ट को और लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, वो इस स्टेडियम तक पहुँच जाए, कि इस स्टेटस तक पहुँच जाए कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो पाए, कि हाँ, एग्रीकल्चर से तो कुछ ना कुछ तो पेट भर पाए ना, उनके पास कुछ नहीं बचा था उस टाइम तक। तो फिर इसीलिए आप गलत मत समझना कि हमारे जो लीडर्स ने उन्होंने कुछ गलत किया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या हुआ हमारे पास। तो हमारी जो जीडीपी के रेट देखा जाए, तो जीडीपी की रेट ऑब्वियसली हमारी थोड़ी सी कम थी चाइना से। चाइना की जीडीपी रेट हमारे से ज़्यादा थी, लेकिन पाकिस्तान से हमारी जीडीपी रेट बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। ऐसा मत समझना कि हमारे उस टाइम स्टेटस ज़्यादा लो था, नहीं। हाँ, पाकिस्तान उस टाइम डेवलप कर रहा था, लेकिन कुछ लीडर्स के कारण उनकी डेवलपमेंट रुक गई। ऐसी बात नहीं थी कि वो डेवलप कर पा रहे थे और कर नहीं रहे, वो डेवलप कर रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान की स्टेटस उस टाइम सेम थी, लेकिन अब देखो ना कि कैसे उनके जो लीडर्स, हमारे लीडर्स जब अब आ रहे हैं, वो कितने डेवलप करने के लिए जुटे हैं कि हाँ, हमारा इंडिया डेवलप करेगा, और उन्हीं के जो लीडर्स है वो अंदर ही अंदर उनको खोखला करते जा रहे हैं। उनकी जो तानाशाही को, पता नहीं आईआईएस जितने भी जो आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अंदर ही अंदर उनको खोखला करते जा रहे हैं। तो इन्हीं के यही डिफेक्ट के कारण अभी वो हमसे कितना पीछे चले गए। और उनकी, यदि मैं आपको वो HDI मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट वो इंडेक्स को दिखाऊं, तो उनकी बहुत पीछे चली गई है। चाइना के 85 रैंक में आती है कि उनकी कैसे ह्यूमन की डेवलपमेंट रेट होती है। मतलब कि इसको हम बोले तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो एजुकेशन रेट, पॉवर्टी रेट, इससे हम इसको मापते हैं कि हाँ, जो ह्यूमन है उनमें कितना डेवलपमेंट हुआ, कि वो कुछ उनकी जो कंडीशन है, वो जहाँ पे रह रहे हैं वो अच्छे कंडीशन है कि नहीं।
जहाँ पे वो एजुकेशन पा रहे, वो एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी है नहीं, तो ये सारा हर साल चेक होता है और हर 10 साल में भी इसकी सेंसस जाती है, ठीक है। तो फिर जब ये 2015 से लेकर 2018 तक इसकी जो हमने मेज़र किया, तो हमारी जो रैंकिंग थी वो 129 रैंक में आई और चाइना की रैंकिंग 85 में है और पाकिस्तान की 152। देखो कितना पीछे चला गया। एक वक्त था जब हम दोनों एक ही टाइम पे एक ही दिन में, बस एक रात की डिफरेंस थी ना, तो हम आज़ाद हुए थे। हमारे में कितना डिफरेंस आ गया। और चाइना चाइना हमसे कितने 2 साल बाद इंडिपेंडेंट हुआ, तब भी उनकी जो प्लानिंग थी कितनी अच्छी थी कि वो जीत गए, हमसे कितना आगे बढ़ गए। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तो देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है उनके साथ और क्या आगे होने वाला है, ये मैं दिखाने वाली हूँ कि उनके पीछे कैसे अमेरिका हाथ धो के पड़ गया और उनकी हालत अभी बहुत बुरी होने वाली। जिस इकोनॉमी का उनको ज़्यादा घमंड है ना, वही उनको खोखला कर देगी। चाइना के साथ साथ और एक पॉइंट उसकी याद रखो कि 1978 के बाद से ही चाइना का इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करने लगा और हमारी जो हमने और पाकिस्तान ने, इंडिया और पाकिस्तान ने क्या किया था कि उन्होंने वो उन्होंने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया था। ये जो है ये यूएस ने बनाया था और ये सारे कंट्री को, जो भी उस टाइम छोटा कंट्री या पुअर कंट्री या जिसकी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ के लिए लोन चाहिए होता था, तो वो यहाँ से लोन लेते थे। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं ना, तो वैसे ही कंट्री ये उन बैंक से लोन लेता है ताकि वो अपने इकोनॉमी को डेवलप कर सके। तो हमने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान ने लोन लिया था, लेकिन चाइना ने किसी से लोन नहीं लिया। चाइना ने जितने ऊंचे मुकाम तक पहुंचा है, वो सिर्फ उनके लीडरशिप, मतलब कि तानाशाही के वजह से ही पहुंचा है। कि उनके जो लीडर्स थे वो अच्छे थे या बुरे मैं बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि लीडर्स इकोनॉमी पर ज़्यादा ध्यान देते थे एज कम्पेयर टू द पब्लिक। हमारे जो लीडर्स थे वो पब्लिक पर ज़्यादा ध्यान देते थे इकोनॉमी से, इसलिए हम थोड़ी सी पीछे रह गए। लेकिन हमारी जो पब्लिक है वो हमारे लीडर से ज़्यादातर खुश रहती है, उनकी जो लीडर्स पब्लिक है वो लीडर से ज़्यादातर खुश नहीं रहती, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे या कुछ भी नया लगे तो प्लीज़ चैनल पर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।